इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो मैट्रिमोनियल झगड़े होते हैं, मतलब जो हस्बैंड और वाइफ के जो केसेस होते हैं, उसमें जो मेंटेनेंस होती है, मतलब मेंटेनेंस का मतलब जो हस्बैंड अपनी वाइफ को, जो पति अपनी पत्नी को खर्चा देता है ज़िंदगी जीने के लिए, उसको मेंटेनेंस बोला जाता है मैट्रिमोनियल केसेस के अंदर। तो वो कैसे डिसाइड होता है, इसके लिए हम एक रेफरेंस मैं आपको दूंगा। ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास की थी 2020 के अंदर। केस का नाम था रजनीश वर्सेस नेहा। रजनीश वर्सेस नेहा की ये जो जजमेंट है ये 2020 में आई थी, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी सारी कोर्ट्स को जो इंडिया के अंदर हैं कि कैसे किस तरीके से मेंटेनेंस जो है वो डिसाइड किया जाएगा। पूरा सही तरीके से मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊंगा कि ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब भी हस्बैंड और वाइफ का जो मेंटेनेंस का झगड़ा होता है, चाहे वो डीवी एक्ट का केस हो, चाहे वो 125 सीआरपीसी का केस हो या डिवोर्स का केस हो, तो उसमें हस्बैंड हमेशा बचता था कि मुझे मेंटेनेंस ना देना पड़े या कम से कम देना पड़े, और बीवी जो वाइफ होती है उसको ऐसा लगता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे खर्चा मिले। तो एक तो इसमें जो पहला पॉइंट है बताया गया है, वो बताया गया है ओवरलैपिंग का। ओवरलैपिंग मतलब होता क्या है कि मल्टीपल केसेस जो हैं वो फाइल किए जाते हैं हस्बैंड और वाइफ के बीच, ज़्यादातर मोस्टली। डीवी एक्ट का केस भी लगा दिया जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, उसमें भी मेंटेनेंस होती है। कोर्ट मेंटेनेंस डिसाइड करती है, इंटायरी मेंटेनेंस डिसाइड करती है कि जब तक केस चल रहा है तब तक बीवी को, जो पति है, वो अपनी वाइफ को इतना खर्चा देगा। एक खर्चे का केस अलग से होता है 125 सीआरपीसी के तहत, वो हो सकता है किसी और कोर्ट में चल रहा हो, या डिवोर्स का केस है तो इसमें ये भी क्लियर किया गया कि अगर किसी एक कोर्ट ने 10,000 पर मंथ खर्चा लगा दिया कि हस्बैंड अपनी वाइफ को 10,000 पर मंथ खर्चा देगा, और दूसरी कोर्ट ने दूसरे केस में 15,000 खर्चा लगा दिया या 20,000 खर्चा लगा दिया, तो कौन सा ऑर्डर माना जाएगा, तो उसके लिए क्लियर गाइडलाइंस दी हैं कि ओवरलैपिंग नहीं होगी। दूसरा, इसमें पेमेंट की बात की गई है कि पेमेंट ऑफ इंटरिम मेंटेनेंस। देखिए, ये सबसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या बताया गया है कि दोनों पक्षों को, दोनों पक्ष मतलब हस्बैंड और वाइफ, इन दोनों को अपनी इनकम का एफिडेविट देना होगा कोर्ट के अंदर। हस्बैंड को अपनी इनकम का पूरा प्रूफ एफिडेविट देना पड़ेगा कि मेरी इतनी इनकम है, इतने मेरे खर्चे हैं, और साथ में अपनी बैंक स्टेटमेंट्स भी देनी पड़ेंगी और बाकी डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने पड़ेंगे। उसी तरीके से जो वाइफ है उसको भी अपने, चाहे वो जॉब करती है या नहीं करती है, कुछ कमाती है या नहीं, पूरा अपना एफिडेविट देना पड़ेगा, इनकम का प्रूफ देना पड़ेगा कि ये इनकम है, ये खर्चे हैं। तो दोनों पार्टियों को अपने इनकम का एफिडेविट देना पड़ेगा। ये अब मैंडेटरी हो गया है। उसी के बाद जो है इंटरिम मेंटेनेंस या जो भी मेंटेनेंस है वो डिसाइड होगा। तो इसमें पहले क्या था कि जो हस्बैंड का पक्ष है या फिर जो वाइफ है वो बहुत ज़्यादा उसकी इनकम बता देती थी हस्बैंड की, और हस्बैंड जो है अपनी इनकम को बहुत कम बता देता था, तो इसलिए अच्छे से क्लियर हो नहीं पाता था। इसलिए ये अब एफिडेविट का जो क्राइटेरिया है वो रख दिया गया है, जिससे कि पूरा प्रूफ मिल जाए कि हस्बैंड की इनकम कितनी है और वाइफ की इनकम कितनी है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, इसके अलावा जो और क्राइटेरिया बताए गए हैं, देखिए एक पॉइंट ये बताया गया है इसमें, इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइन क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस। इसका मतलब ये है कि इसमें ये बताया गया कि इनकम का प्रूफ तो दे दिया, इनकम का एफिडेविट तो दे दिया हस्बैंड ने, लेकिन फिर भी क्या होता है कि इनकम जो है हस्बैंड की वो तो शो हो रही है हज़ारों में, लेकिन उसका जो लाइफस्टाइल है, जीने का स्टाइल है, वो करोड़पति वाला है। लग्जरी गाड़ियां हैं, लग्जरी घर है उसके पास, लेकिन जो इनकम है वो उसने अपने एफिडेविट में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इनकम जो है वो किसी भी तरीके से अलग से तरीके से आ रही है, लेकिन उसका जो लाइफस्टाइल है वो अलग है, और प्रूफ जो है इनकम के, जो बैंक स्टेटमेंट है, वो कुछ और कह रही है। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये गाइडलाइंस दी हैं कि सिर्फ
एफिडेविट को देखकर, इनकम के प्रूफ्स को देखकर ही नहीं कोर्ट ये डिसाइड करेगी, बल्कि उसका लाइफस्टाइल भी देखा जाएगा, उसके ज़िंदगी जीने का स्टाइल भी देखा जाएगा कि किस तरीके की ज़िंदगी वो लेविश, अगर लग्जरी ज़िंदगी जी रहा है तो उस तरीके से उसका जो मेंटेनेंस है उसको देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें, द डेट फ्रॉम विच मेंटेनेंस इज़ टू बी अवॉर्डेड। इसका मतलब ये है कि कौन सी डेट से मेंटेनेंस मिलेगा पत्नी को, जो वाइफ है उसको खर्चा किस तारीख से मिलेगा। जिस तारीख से कोर्ट ने ये डिसाइड किया, ऑर्डर पास किया है, या जिस तारीख से उसने केस फाइल किया है, जिस तारीख से उसने केस लगाया है। तो इसका आंसर ये है, इसमें यह बताया गया है कि जिस तारीख से वाइफ अपना केस फाइल करती है, फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग, उसी तारीख से उसको खर्चा मिलेगा पति के द्वारा। चाहे देखिए केस आज लगाया और आज से 2 सालों के बाद कोर्ट ने डिसाइड किया कि इतना खर्चा है, कि इतना खर्चा पर मंथ पति को देना पड़ेगा, तो ऑर्डर तो पास हुआ 2 सालों के बाद, लेकिन जिस दिन से वो केस फाइल हुआ था 2 साल पहले, उस तारीख से लेकर हर मंथ जितना भी खर्चा बनता है वो साथ में इकट्ठा हो जाएगा। मतलब जिस तारीख से, फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग, जिस तारीख से आपने कोर्ट में केस लगा दिया उसी तारीख से हस्बैंड को खर्चा देना पड़ेगा, चाहे उसका जो मेंटेनेंस है वो 2 सालों के बाद, 3 सालों के बाद, 4 सालों के बाद जजमेंट आए, उसकी मतलब ऑर्डर पास किया जाए। अब कहने का मतलब ये है कि लास्ट जो पॉइंट है ये है द एनफोर्समेंट ऑफ मेंटेनेंस। देखिए एनफोर्समेंट ऑफ मेंटेनेंस का मतलब क्या है कि कोर्ट ने ये तो डिसाइड कर दिया कि पति अपनी पत्नी को पर मंथ 5,000 या 10,000 या 15,000 जितना भी है वो पर मंथ उसको खर्चा देगा, मेंटेनेंस देगा, लेकिन पति जो है वो देने से इनकार कर रहा है, दे ही नहीं रहा। 1 महीना दिया, 3-4 महीना दिया ही नहीं खर्चा, तो फिर क्या करेगी पत्नी, वाइफ क्या करेगी। देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस दी है कि जो इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है वो कोर्ट की डिक्री के बराबर माना जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कोई डिक्री होती है ना, तो उसमें दूसरी पार्टी अगर नहीं मान रही है कोर्ट की डिक्री, तो एग्जीक्यूशन फाइल की जाती है। और उसी तरीके से अगर पति अपनी पत्नी को खर्चा नहीं दे रहा है तो पत्नी क्या कर सकती है कि एग्जीक्यूशन फाइल कर सकती है उसी कोर्ट के अंदर जिस कोर्ट ने ऑर्डर किया था मेंटेनेंस का खर्चे का। तो जब एग्जीक्यूशन फाइल होगी तो जो हस्बैंड है उसको नोटिस जाएगा, अगर नोटिस पे वो नहीं आता है कोर्ट में, फिर उसको उसके वारंट्स निकाले जाएंगे, कंडीशनल वारंट्स निकाले जाएंगे कि इतना आपका खर्चा बनता है, या तो आप दे दीजिए या फिर आपको अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया जाएगा। और अगर वो नहीं देता है तो उसको कोर्ट में पेश किया जाता है, और फिर भी अगर वो मेंटेनेंस खर्चा नहीं देता है तो उसको 1 महीने के लिए, एग्जीक्यूशन के अंदर 1 महीने के लिए जेल में भी भेजा जा सकता है। तो ये तरीका है, ये गाइडलाइंस हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है मेंटेनेंस के लिए कि कौन सी गाइडलाइंस फॉलो की जाती हैं। अगर आपका भी कोई केस वगैरह भी चल रहा है तो इस वीडियो में जो मैंने गाइडलाइंस बताई हैं उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। और अगर आप नए एडवोकेट हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। कुछ पूछना चाहते हैं, कोई कन्फ्यूजन रह गई, कोई बात ना समझ में आई हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से, सिंपल तरीके से बात करेंगे किसी और जुडिशियल पॉइंट के ऊपर। तो जुडिशरी में अगर किसी जुडिशियल पॉइंट में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।